हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं यूनिट नंबर 1 पे। और आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि यूजीसी नेट प्लस में पीएचडी सोशल वर्क की मैं आप लोगों को 1 बजे से 2 बजे तक में ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराता हूं सोशल वर्क में। यूजीसी नेट और पीएचडी सोशल वर्क की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसकी फीस आज के लिए की गई है मात्र 3,000 रुपए। 3,000 रुपए में आप जो है ये क्लासेस परचेज कर सकते हैं। यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस और पीएचडी सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस दोनों का जो सिलेबस है कॉमन है। समय इसका आपको मिलेगा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक में एक क्लास चलेगी और एक क्लास आपकी शाम को चलेगी। शाम की क्लास जो होगी 7 बजे से लेकर 8 बजे पीएम आपकी शाम की क्लास। 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मुझे दिसंबर तक में आप लोगों का जो है पूरा सिलेबस कवर करना और कवर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि 2-2 क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं इस समय। ठीक है, आपको बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है, आज डेमो क्लास है। ये दूसरी डेमो क्लास है। समाज कार्य के विकास के साथ साथ हम बातचीत कर रहे हैं व्यवसाय दर्शन और सिद्धांत पर। यानी पॉइंट नंबर 1 में अगर हम बात करें, परिभाषा आपका कंप्लीट हो गया है, लक्ष्य कंप्लीट हो गया है आपका और विशेषताएं भी कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ साथ मैं प्रश्नों पर भी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आज मैं इसी के आगे बढ़ रहा हूं। आज प्रिंसिपल्स, प्रक्रिया और 3 अंग होते हैं समाज कार्य के, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो अगर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आपको यह जानकारी चाहिए सोशल वर्क के बारे में तो नंबर है 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि यूजीसी नेट और पीएचडी सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस मात्र 3,000 रुपए में आप लोगों को इस समय प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसमें सारे चीज आप लोगों को दिया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें, रिकॉर्डेड वीडियो है, एवरीडे लाइव क्लासेस हैं, यूनिट वाइज आपको पीडीएफ दी जाएगी, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, पीवाईक्यू भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। सारी चीजें आप लोगों को जो है मात्र 3,000 रुपए में दिया जाएगा। ये केवल आज के लिए जो है फीस निर्धारित की गई है। ये डेमो क्लास है, आज ये दूसरी क्लास है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सिलेबस ओपन है यूजीसी नेट का और पीएचडी सोशल वर्क का। इंट्रेंस की जो इसका एग्जाम होने वाला है, लगभग नवंबर या अक्टूबर के लास्ट में इसका एग्जाम होगा। चलिए बातचीत करते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर। बात करते हैं समाज कार्य व्यवसाय के 3 प्रमुख अंग हैं। जैसे एक कार्यकर्ता है, एक सेवार्थी और एक संस्था। 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये समाज कार्य व्यवसाय। अच्छा, केस वर्क में भी आपको यही प्रक्रिया संचालित होती है। समूह कार्य में अगर हम बात करें तो सेवार्थी के बजाय आप समूह को रख लीजिए। समुदाय की बात करें तो सेवार्थी की बजाय आप समुदाय रख लीजिए। बाकी सारे पैटर्न वही रहेंगे, केवल नाम यहां पे चेंज हो जाएगा, सेवार्थी, समूह और समुदाय। और समाज कार्य में भी अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों का नाम हम मेंशन करके इसके बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, है ना। तो एक बार बताइए जरा मुझे कि समाज कार्य व्यवसाय ज्ञान और सिद्धांत पर आधारित सहायता प्रदान करने का कार्य, इसके अंतर्गत एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा समस्याग्रस्त सेवार्थी को और उसकी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया में सहायता दी जाती है। तो इस प्रकार से समाज कार्य व्यवसाय के 3 प्रमुख अंग आएंगे, जिनमें से एक कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है? आपको पता होगा कि कार्यकर्ता समाज कार्य में शिक्षित और प्रशिक्षित एक ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति होता है जो समाज कार्य के सिद्धांतों का ज्ञान, यानी वो ज्ञाता होता है, जिसके पास व्यवसाय कौशल और निपुणताएं होती हैं और जिससे मानव व्यवहार और गतिविधियों को भी जानकारी होती है। और यह कार्यकर्ता व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता हो या सामूहिक सामाजिक कार्यकर्ता हो या सामुदायिक संगठनकर्ता हो, ऐसी प्रक्रिया में ये जो है समाज की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास
करता है। तो प्रशिक्षित शिक्षित होता है, इसके पास सिद्धांत होते हैं, ज्ञान होता है, कौशल होता है, निपुणताएं होती हैं, इत्यादि चीजें जो है मेंशन किया जाता है सामाजिक कार्यकर्ता। और ये सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है? सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। बस इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाय द वे, अगर आपसे प्रश्न पूछ भी ले, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन बनाता हूं इसी कार्यकर्ता से, ध्यान से समझिएगा। सामाजिक कार्यकर्ता समूह कार्य की प्रक्रिया में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो कार्यकर्ता समूह की आवश्यकताओं को पता लगाकर एक समूह के निर्माण के लिए कार्य करता है। तो निम्न में कौन से समाज कार्य व्यवसाय की अंग माना जाएगा? सवाल यह था कि सामाजिक कार्यकर्ता समूह कार्य की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, तो यह स्पष्ट कर देता है कि यह कार्यकर्ता ही है। दूसरी बात यह है कि वहां समूह कार्य के अंतर्गत, देखिए यहां केस वर्क भी रिलेट करा सकता है, समूह भी रिलेट हो सकता है, समुदाय भी रिलेट हो सकता है। तो समूह कार्य के अंतर्गत कार्यकर्ता समूह की आवश्यकताओं का पता लगाएगा और एक समूह के निर्माण के लिए वो फिर कार्य करता है। और एक समूह के निर्माण के लिए अगर कार्य कर रहा है तो भी सामाजिक कार्यकर्ता ही है। समुदाय का अगर बात हो कि समुदाय संगठन में कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहा है, तो भी यहां पे सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका हो जाएगी। और सेवार्थी के साथ भी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका हो जाएगी। दोनों बातें जो है सिमिलर है, ठीक है। अब समाज कार्य व्यवसाय में डैश वह प्रमुख व्यक्ति होता है। तो कौन होता है प्रमुख व्यक्ति? ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने सवाल दिया, मेरी आवाज वगैरह स्पष्ट है? एक बार क्लियर कर दीजिए। जी सर। ओके, तो मेरा सवाल है कि समाज कार्य व्यवसाय में, ठीक है, डैश वह प्रमुख व्यक्ति होता है। वह प्रमुख व्यक्ति होता है। चार ऑप्शन, या आपका एक कार्यकर्ता, एक सेवार्थी, एक संस्था है और एक उपर्युक्त सभी है। तो कौन सा ऑप्शन आप सही लगाना चाहेंगे? प्रमुख नहीं, यहां सेवार्थी नहीं है मैडम, कार्यकर्ता ही है। मैं कार्यकर्ता पर बातचीत कर रहा हूं, तो कार्यकर्ता ही है, क्योंकि समूह समुदाय व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने में उसकी मदद करता है ये। और इस प्रकार समाज कार्य व्यवसाय में सामाजिक कार्यकर्ता ही वह प्रमुख व्यक्ति है जो अपने सेवार्थी समूह और समुदाय के लिए सेवा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह करता है। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। सवाल यह है कि समाज कार्य व्यवसाय में डैश, मतलब यहां पे फील करना है, वह प्रमुख व्यक्ति होता है। ऑप्शन 4, पहला ऑप्शन कार्यकर्ता, ऑप्शन बी सेवार्थी, ऑप्शन सी संस्था और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए, समाज कार्य व्यवसाय में जो प्रदाता है वो प्रमुख है। प्रदाता का मतलब क्या है? सेवार्थी कैसे होगा? कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, इसलिए समाज कार्य व्यवसाय की 3 प्रमुख अंग में कार्यकर्ता प्रमुख है। मेन यही, क्योंकि इसके पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं। ये तभी आके समाज, जो सेवार्थी है, जो समूह है, जो समुदाय है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं, कार्यकर्ता समाज कार्य में शिक्षित प्रशिक्षित एक ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति होता है जिसे समाज कार्य के सिद्धांत का ज्ञानी होता है। समाज कार्यकर्ता के पास व्यावसायिक कौशल निपुणता होती है और उसमें मानव व्यवहार गतिविधियों और प्रवृत्ति का भी जानकार होता है वो। और सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक मामलों की भी जानकारी होती है ना। तो सामाजिक कार्यकर्ता में व्यक्ति, समूह और समुदाय की आवश्यकता, समस्याओं की समझ और योग्यता होती है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या को समझकर उसकी मदद करता है और सेवार्थी की आत्मबोध का विकास कराता है या करता है। उसके व्यक्तित्व का विकास करने के साथ समस्या समाधान को पूरा अवसर प्रदान करता है। ये काम सामाजिक कार्यकर्ता करता है यहां पर, ठीक है। यही चीज आपको अगर रिलेट कराएगा तो ये केवल समझने वाली बात है। बेसिकली अभी तक प्रश्न तो नहीं इससे आया है, लेकिन अगर प्रश्न भी आएंगे तो जो मैंने आपको बताया है अभी उपरोक्त में, यहां पर
इन्हीं से इर्द गिर्द प्रश्न भी बनाए जाएंगे इसी के आसपास। दूसरा पार्ट हमारे सामने है सेवार्थी। सेवार्थी से आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, समझते हैं। समाजकार्य व्यवसाय में अगर मैं बात करूं तो प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है यहां पर? सेवार्थी। प्रमुख बिंदु क्या है? सेवार्थी। और सेवार्थी सेवा का उपभोक्ता यानी सेवा का उपभोग करने वाला अथवा जिसे सेवा या सहायता प्रदान की जाती है। सेवार्थी कोई व्यक्ति, समूह, समुदाय भी हो सकता है। अच्छा, समूह में सदस्यों को सेवार्थी से प्रस्तुत भी किया, उसका नाम है ट्रेकर। किसने समूह कार्य में जो समूह के सदस्य हैं उनको सेवार्थी माना है तो वो नाम आता है ट्रेकर का, है ना? बताइए। एचबी ट्रेकर का, है ना? बात सही है। और फिर उसके बाद कहता है कि सेवार्थी के रूप में व्यक्ति की कुछ विशेष आवश्यकताएं और समस्याएं हो सकती हैं जिनके पास या जिनके समाधान में जब वह असमर्थ होता है, फिर वह संस्था के पास सहायता लेने आता है तो उसे हम सेवार्थी कहते हैं। और सेवार्थी भी सामाजिक कार्यकर्ता के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। और सेवार्थी की समस्याएं मानसिक भी हो सकती हैं, शारीरिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। पर्टिकुलर ये नहीं कि केवल सामाजिक, शारीरिक और मानसिक ही हो। तो समस्याग्रस्त होने के बाद भी व्यक्ति संस्था में आता है और समस्याओं का संबंध उसके पूरे व्यक्तित्व से होता है। यहां हम इसको सेवार्थी के नाम से फिर जानते हैं। तो कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यवहारों को परिवर्तित करने का कार्य करता है और सेवार्थी अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने हेतु समायोजन करने का भी प्रयास करता है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रियाओं का क्षेत्र आता है और उनमें पर्यावरण में लोगों के साथ ठीक ढंग से अंतःक्रिया ना कर पाने में, अंतःक्रिया करने में स्वयं को सक्षम पाता है, तब वह अपने पर्यावरण में स्वयं को समायोजित अनुभव करने लगता है ना, कि मैं वहां पे जो है एडजस्ट हो चुका हूं। तो कार्यकर्ता सेवार्थी को परामर्श भी प्रदान करता है और वह उसे समस्या और उसके समाधान के बारे में नई नई जानकारी प्रदान करते हुए सेवार्थी को लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है और उसका आंतरिक और बाह्य समायोजन बेहतर बनाता है सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी। तो सेवार्थी समाज कार्य में केंद्र है। मेन या मुख्य बात अगर कोई है तो वो सेवार्थी है। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारे सामने संस्था यानी इंस्टीट्यूट। समाज कार्य के आवश्यक अंगों में अगर हम बात करें, अंगों में संस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि समाज कार्य में समस्या के समाधान की गतिविधियां सभी स्थान में संपन्न नहीं हो सकती और इसके लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है जहां पर सेवार्थी के समस्याओं को सुलझाने में सहायता की जा सके। संस्था वह स्थान होता है जहां पर समाज कार्यकर्ता एक कर्मचारी के तौर पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहता है। संस्था के द्वारा समस्या समाधान के लिए आवश्यक भौतिक और कार्यविधि उपकरण और विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में सहायता की व्यवस्था भी की जाती है। तो संस्थाएं कई प्रकार की भी हो सकती हैं। सहायता प्राप्त की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो आप संस्थाएं बता सकते हैं जिनका वित्तीय भार राज्य के द्वारा वाहन किया जाता है और इन्हीं संस्थाओं को सार्वजनिक संस्थाएं भी कहा जाता है ना। वे संस्थाएं जिनका वित्तीय भार वाहन स्वयं संस्था के प्रयासों एवं निजी दान एवं सहायता के आधार पर किया जाता है तो उन्हें निजी संस्थाएं भी कहा जाता है। तो एक सार्वभौमिक होती है संस्थाएं, एक निजी संस्थाएं होती हैं।
दो टाइप की संस्था होती है, दोनों टाइप की संस्था के माध्यम से हम क्या करते हैं, सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो संस्था वह प्रमुख माध्यम है जो वह पता लगाने का प्रयास करती है कि सेवार्थी के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण में किस हद तक समायोजन की आवश्यकता है और उसके लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी, कहां तक संस्थान समस्या का समाधान प्रदान करने या सेवार्थी के भावी जीवन में परिवर्तन लाकर समायोजन स्थापित करने में उसकी मदद कर सकती है। तो ये एक संस्था की भूमिका होती है। तो समाज कार्य के 3 अंग होते हैं। एक का नाम है कार्यकर्ता जो शिक्षित और प्रशिक्षित होता है, और एक का नाम है सेवार्थी जो समाज कार्य व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है, और उपभोक्ता सेवा का उपयोग करने वाला या जिसे सेवा या सहायता प्रदान की जाती है उसे ही हम सेवार्थी का नाम देते हैं। और सेवार्थी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, समूह भी हो सकता है और समुदाय भी हो सकता है। समूह में ट्रेकर महोदय ने समूह के सदस्यों को सेवार्थी के नाम से पुकारा है और यह परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। और एक संस्था होती है, हम सेवार्थी को कहां पुनर्वासित करेंगे, हम एक संस्था में करेंगे, एक संस्था के माध्यम से करते हैं, इसलिए संस्था भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 अंग थे जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया है, इसे आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग समाज कार्य की प्रणालियां। समाज कार्य की बेसिकली 6 प्रणालियां हैं और इन प्रणालियों को 2 भागों में बांटा गया है। समाज कार्य की प्रणालियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, और एक है प्राथमिक प्रणाली और एक है सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली को ही सेकेंडरी भी कहा जाता है और गौड़ भी बोला जाता है और द्वितीयक भी कहा जाता है इस सहायक प्रणाली को। और ये प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली किसने दिया है? तो वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर ने इसके बारे में बताया है। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं? तो एक है व्यक्तिक समाज कार्य, दूसरा है सामाजिक समूह कार्य, तीसरा है सामुदायिक संगठन। वहीं हम जब बात करते हैं प्राइमरी मेथड में इंग्लिश में, तो इंडिविजुअल केस वर्क भी कहते हैं या इंडिविजुअल केस सोशल वर्क भी कह सकते हैं, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 चीजें जो है प्राथमिक प्रणाली का पार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इससे भी प्रश्न आ चुके हैं। एक सहायक प्रणाली होती है जिसको एक्सिलरी सिस्टम भी कहते हैं या हम इसे सेकेंडरी मेथड भी कह सकते हैं। इसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं, समाज कार्य अनुसंधान समाज या जिसे सोशल वर्क रिसर्च कहते हैं, सामाजिक क्रिया या इसे हम सोशल एक्शन कहते हैं। तो ये प्रणालियां हैं, 2 प्रणालियां हैं, 2 भागों में डिवाइड हुई हैं। पहला आपका है प्राइमरी, दूसरा आपका है एक्सिलरी या आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो, सहायक प्रणाली भी बोल सकते हो आप इसे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक एक लाइन में केवल परिभाषा आप समझ लीजिए कि अगर कोई पूछे कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य किसे कहते हैं, सोशल केस वर्क किसे कहते हैं, तो उसे आप बता सके। सामाजिक व्यक्तिक कार्य स्पष्ट है ये कि कोई एक सेवार्थी ही होगा। तो व्यक्तिक समाज कार्य एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मानव संबंधों के विज्ञान के ज्ञान और संबंध की निपुणता का प्रयोग व्यक्ति की उपयुक्त क्षमता और समुदाय के संसाधनों को सेवार्थी और उसके संपूर्ण पर्यावरण के समस्त अंग किसी अंग के बीच अधिक अच्छे से समायोजन और गतिशील बनाने के लिए हम व्यक्तिक समाज कार्य का प्रयोग करते हैं। सिंपल परिभाषा है इसकी कि व्यक्तिक समाज कार्य आपस में मिलजुल कर कार्य करने की एक कला होती है।
सेवार्थी होगा और कार्यकर्ता ही होगा प्रत्यक्ष रूप से। यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका सामाजिक कार्यकर्ता और यहां आपका ये सेवार्थी। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां ग्रुप में काम नहीं होगा, इंडिविजुअल में काम होता है ना। व्यक्तिगत समाज कार्य मानवीय दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने की एक कला मानी जाती है, और हम भी जब कार्य करते हैं तो कुसमायोजित व्यक्ति को सामाजिक उपचार के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये इसे हम केस वर्क कहते हैं। केस वर्क की परिभाषा विभिन्न व्यक्तियों के साथ सहयोग करते हुए उनकी अपनी और समाज की एक साथ भलाई उन्नति प्राप्त करने हेतु उनके साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने की एक कला है, वही सामाजिक व्यक्तिगत कार्य है। उसके बाद हमारे सामने आता है सामाजिक समूह कार्य। बहुत आसान है सामाजिक समूह कार्य, शब्दों से स्पष्ट है कि सामाजिक समूह कार्य समाज कार्य की एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों की सामाजिक कार्यात्मकता बढ़ाने में सहायता देती है। यहां सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट शब्द अगर है तो वो शब्द आप ध्यान रखें, सामूहिक अनुभव के द्वारा। सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सामुदायिक जो समस्या है ना, जो सामुदायिक समस्या है, उन समस्याओं की और प्रभावी ढंग से सुलझाने का या सुलझाने में सहायता करता है ना, सुलझाने में सहायता करता है। ठीक है, सामूहिक कार्य है ये आपके सामने। ठीक है, ग्रेस कोयले सन 1937 में सबसे पहले सामाजिक समूह कार्य की परिभाषा दिया था। ठीक है, तो ये समूह है, आप देख सकते हैं समूह में डिस्कशन होता है और डिस्कशन के माध्यम से हम किसी समस्या पर बातचीत करते हैं और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं समूह के माध्यम से। उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी वर्क। आप ये देख रहे हैं कम्युनिटी वर्क है। सामुदायिक संगठन समाज कार्य का एक अन्य तरीका है। समूह में बने होने के कारण एक समुदाय का अर्थ रिश्तों को संगठित व्यवस्था, लेकिन वास्तव में कोई भी समुदाय पूरी तरह से संगठित नहीं होता है। सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय के संबंधों को सुधारने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास किया जाता है। समस्या की पहचान करना, सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए संसाधनों का पता लगाना, सामाजिक संबंधों को विकसित करना, समुदाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाना, ये सारी चीजें सामुदायिक संगठन में शामिल की गई हैं। तो ये तीन बातें थी, तीनों जो थी प्राथमिक प्रणाली थी। इसमें अगर हम बात करें प्रत्यक्ष रूप से फ्लोरेंस होलिस ने कॉन्सेप्ट दिया, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय ने इन प्रणाली का नाम ही बता दिया। इसमें कार्यकर्ता और सेवार्थी प्राथमिक प्रणाली में आमने सामने होते हैं। यहां सेवार्थी और कार्यकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत। अब बात करेंगे सहायक प्रणाली के अंतर्गत। सहायक प्रणाली में अगर हम बात करें तो समाज कल्याण प्रशासन बहुत ही आसान है। समाज कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित यह मुख्यतः सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक सेवाओं के अध्ययन से है। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता और सेवार्थी आमने सामने नहीं होंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। तो कहा जाता है कि समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की समाज कार्य सेवाओं को व्यवस्थित और प्रशासित किया जा सकता है। कार्यक्रम विकसित करना, संसाधन जुटाना,
कर्मियों का चयन और भर्ती, उचित संगठन, समन्वय, कुशल, सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व प्रदान करना ही समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। समाज कल्याण प्रशासन का एक आप लोगों ने कल एक क्वेश्चन भी देखा था, बहुत ही फेमस परिभाषा है, वो रिपीट भी कई एग्जामों में हुआ है, कई परीक्षाओं में हुआ है। वो उस शब्द को आप जरूर नोट करें। समाज कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को, सामाजिक नीति को समाज सेवा में बदलने की एक प्रक्रिया है। और यह परिभाषा जॉन किडनाई ने दिया था। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन का ही ये पार्ट है, कहीं कहीं से समाज सेवा प्रशासन का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं समाज कार्य शोध। समाज कार्य शोध बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। रिसर्च में ये कई बार परीक्षाओं में इससे सवाल भी आता है। बेसिकली समाज कार्य शोध को अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्रीडलैंडर की एक परिभाषा है जो अभी हाल ही में एमपी सेट में पूछा गया था, है ना। तो समाज कार्य अनुसंधान समाज कार्य ज्ञान और निपुणता की जांच, सामान्यीकरण और विस्तार करने के लिए समाज, संगठन एवं प्रणालियों की वैधता की आलोचनात्मक पूछता है और वैज्ञानिक परीक्षण है ना। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो आप कह सकते हो समाज कार्य के कार्यों एवं प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच। कहकर परिभाषित किया, बस। ठीक है, तो समाज कार्य अनुसंधान नए तथ्यों का पता लगाता है, पुरानी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और मौजूदा सिद्धांतों को सत्यापित करने और उन समस्याओं के कारण संबंधों को खोज करने के लिए एक व्यवस्थित जांच है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता रुचि रखता है। किसी भी प्रकार के समाज कार्य कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से आरंभ करने के लिए समाज कार्य अनुसंधान और सर्वेक्षण के माध्यम से दी गई स्थिति का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है ना। तो वो बेसिकली समाज कार्य शोध है। नई ज्ञान की खोज की जाती है और पहले से विद्यमान ज्ञान को प्रमाणित किया जाता है, समाज कार्य शोध है। सेवार्थी को सहायता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नए विधियों की खोज की जाती है और सामाजिक कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान और कुशलता प्राप्त होता है, वही सामाजिक कार्य अनुसंधान कहलाता है ना। अब बात करेंगे हम लोग सामाजिक क्रिया पर। सामाजिक क्रिया क्या है? सामाजिक क्रिया अगर हम आपसे बात करें तो सामाजिक वातावरण में उन तरीकों से परिवर्तन का प्रयास है जिससे जीवन और संतोषप्रद होना। इसका लक्ष्य यही है कि व्यक्तियों को नहीं बल्कि सामाजिक संस्था, कानून, रिवाज, समुदायों को
प्रभावित करता है। बहुत ही फेमस परिभाषा परीक्षा यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है सामाजिक क्रिया में मैरी रिचमंड की परिभाषा। प्रचार और सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण करना या जन समुदाय का कल्याण ही सामाजिक क्रिया कहलाती है। यहां पे लिखा हुआ है कि सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए वांछनीय परिवर्तन लाना है, सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है, संसाधन जुटाना है, विभिन्न वर्गों के लोगों का अवांछनीय प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, और कानून बनाने के लिए दबाव बनाना सामाजिक क्रिया की पद्धति का उपयोग करके सामाजिक कार्यकर्ताओं की कुछ गतिविधियां ये है। इसे हम सोशल एक्शन कहते हैं। तो सोशल एक्शन में और सोशल रिसर्च में, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में, ये तीनों जो हैं सहायक प्रणाली हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली है। अप्रत्यक्ष किसने कहा? फ्लोरेंस होलिस ने कहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर एक चीज पूछना है। हाँ पूछिए। सर एक्शन सोशल एक्शन तो अलग है, एक्शन और क्या बोलते हैं आंदोलन में क्या फर्क है सर? अच्छा, आपका कहना है आंदोलन तो उसी में ही आता है ना, एक्शन में ही। कोई बात नहीं, बताता हूं। सामाजिक आंदोलन और सामाजिक क्रिया में अंतर अगर आपको नोट करना है तो कॉपी पर आप नोट भी कर सकते हो, मैं आपको इधर लिख के बता भी देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में बहुत ही कॉमन से एक अंतर है ना। हमें उन अंतरों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। बहुत ही कॉमन अंतर है, यहां पर समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, सोशल एक्शन जो होता है सामाजिक क्रिया को केवल सामूहिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, केवल सामूहिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना। जहां लोगों का एक समूह किसी सामाजिक उद्देश्य से, किसी सामाजिक उद्देश्य से, जैसे सुधार, है ना, यानी ये शब्द रिलेट कराता है सुधार से। लेकिन सामाजिक आंदोलन जो है, सोशल मोमेंट, सामाजिक आंदोलन तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी सामाजिक मुद्दे के लिए एकजुट होता है। वही क्या है? सामाजिक आंदोलन है ना। सामाजिक क्रियाएं जो है समाज के अन्य लोगों के लिए बहुत अधिक संबंधित है। अन्य लोगों के लिए सामाजिक क्रिया, लेकिन सामाजिक आंदोलन सामाजिक क्रिया का एक उदाहरण माना जाता है। ये क्या है? सामाजिक क्रिया का एक उदाहरण है। मतलब सामाजिक क्रिया में ही सामाजिक वो जो आंदोलन है वो आता है। सामाजिक आंदोलन में सामाजिक क्रिया आता है। सामाजिक आंदोलन में सामाजिक क्रिया आता है ना। ये मतलब सर अगर ये कहा जाए कि अगर बड़े लेवल पे हो रहा है तो सामाजिक आंदोलन है? नहीं, देखो, बड़े लेवल पर सामाजिक क्रिया भी होती है जी। बड़े लोगों पर, अगर बड़े जनसंख्या है और भी चीजें हैं तो वहां पे भी होती है। किसान आंदोलन हुआ तो बड़ा था, लेकिन वही सामाजिक क्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या था? अन्ना हजारे का, है ना, तो सामाजिक क्रिया थी। तो दोनों अपने आप में बड़े थे,
है ना। अब ये एक क्वेश्चन है, हाँ आंदोलन हड़ताल में क्या अंतर हुआ सर? अच्छा, आंदोलन और दोनों एक हड़ताल में अंतर, ही है। जी हाँ सर, दोनों हम एक ही कह सकते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, दोनों का स्टेटमेंट जो है अलग अलग है, पहली बात तो ये है। और जैसे अगर मैं बात करूं, औद्योगिक मांग की पूर्ति कराने के लिए हड़ताल मजदूरों का अत्यंत प्रभावकारी हथियार माना जाता है, तो वो हड़ताल का पार्ट बनता है। किसका? हड़ताल का पार्ट। जी सर, जी सर। और अभी भी हमने देखा सामाजिक क्रिया में कि सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक क्रिया का एक उदाहरण है, लेकिन यह इसकी इकाई पर कब्जा नहीं कर पाता या कब्जा नहीं करता है। यह सामाजिक क्रिया और सामाजिक आंदोलन के बीच मुख्य अंतर जो मैंने अभी आपको बताया है वही मुख्य है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल सामूहिक क्रिया के रूप में होगा परिभाषित सामाजिक क्रिया, और जब लोगों का एक समूह किसी सामाजिक मुद्दे पर बात हो रही है और एकजुट होने की बात हो रही है तो वह पार्ट सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। क्लियर हो गया तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और भी चीजों पर बातचीत करूंगा। अगर एक आदमी व्यक्तिगत कार्य काम करता है, अगर प्रथम तो आंदोलन नहीं होता है। क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आया, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। कार्य करता है तो वो जो है सामाजिक क्रिया में आएगा। हाँ कार्य हो रहा है हाँ वो सामाजिक आंदोलन में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखो सामाजिक आंदोलन में एक संगठित समूह होता है, सामाजिक आंदोलन जिनका लक्ष्य एक साझा सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उसे हम लोग सामाजिक आंदोलन कहते हैं। उसी अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिए आपका ये जो मैंने अभी था, यहाँ पॉइंट आपका ये फिनिश कर दिया है ना। अब बात करेंगे हम लोग सिद्धांत पर, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं समाज कार्य के, बताइए जरा एक बार आप लोग। समाज कार्य का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जरा बताइए एक बार, बताइए राहुल जी, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? जी बताएं। ही एक आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ नेटवर्क इशू है। जी सर। हाँ, नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। का सिद्धांत आवाज आ रही है मेरी? चलिए मैं बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, एक तो संचार का सिद्धांत होता है, स्वीकृति का सिद्धांत होता है ना। कई सिद्धांत हैं इसके। गोपनीयता का सिद्धांत होता है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है ना। आत्मनिर्णय का सिद्धांत होता है, भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत होता है। कई टाइप जो है सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। सिद्धांत से हर बार सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी आप लोगों से सवाल पूछे ही जाएंगे सिद्धांत से। ठीक है, अब देखिए, समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत
समाजकार्य में प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी व्यक्ति समूह समुदाय की सहायता करने के लिए कार्य करता है और वह इस दौरान अपने सेवार्थी को बेहतर सेवा प्रदान कराने या करने का प्रयास भी करता है। समाज कार्य व्यवसाय के कुछ आधारभूत सिद्धांत है जिसका पालन करना सामाजिक कार्यकर्ताओं या सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे पहला सिद्धांत है संचार का सिद्धांत, कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपस में विचारों का आदान प्रदान ही संचार होता है। आप देख सकते हैं। और जब कार्यकर्ता और सेवार्थी पहली बार मिलते हैं तो ही दोनों के बीच बातचीत और विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उनमें संचार प्रारंभ हो जाता है। और यह संचार किसी भी तरह का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है। इसके लिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी की ही बोली भाषा का प्रयोग करे जिससे संप्रेषण आसानी से सेवार्थी तक पहुंच सके और कार्यकर्ता को प्रभावी संचार के माध्यम से सेवार्थी के मानसिक कष्टों का समाधान करना चाहिए। वही संचार का सिद्धांत कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेवार्थी की जो भाषा उसे पता है, जो लैंग्वेज उसे मालूम है, उसी लैंग्वेज में आप बात करें। पता चले वो हिंदी में बोल रहा है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, डेटा सही से मिल ही नहीं पाएगा फिर। इसलिए ये प्रमुख माना जाता है संचार का सिद्धांत समाज कार्य में, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पार्ट है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत आपको बता दो, इस सिद्धांत में सबसे पहले जो नाम आया वो बर्जाइना का नाम आया। रॉबिन्सन, बर्जाइना। तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत को व्यक्तिक सेवा कार्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसने किसमें बताया था इंपॉर्टेंट है ये? केस वर्क में इंपॉर्टेंट है ये, है ना। केस वर्क में ये इंपॉर्टेंट है। और मैरी रिचमंड के द्वारा इस सिद्धांत पर जोर दिया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विशेष आवश्यकताओं को या विशेषताओं को समझने का प्रयास किया जाता है और वही आपका क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसका मतलब है कि सेवार्थी विशिष्ट ईवान गुण, मतलब विशिष्टता वाला या विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति जो है व्यक्तिकरण में पाए जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है, एक दूसरे से अलग है और सिद्धांतों एवं प्रणालियों का प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की अलग अलग तरीके से सहायता करना जिससे वह अच्छी तरह समायोजित हो सके। और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि के अनुसार विकास करे। कार्यकर्ता को यह स्वीकार करना होगा कि सेवार्थी प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी भी योग्यता होती है जो दूसरों में नहीं पाई जाती। अच्छा, आप बताइए, क्या समाज कार्य में अगर हम बात करें व्यक्तिकरण का सिद्धांत में, तो क्या हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है? किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, जी बिल्कुल सही बात है। हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अलग होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। और व्यक्तिकरण पर विशेष बल देता है ज्ञान से व्यक्तिक कठिनाइयों को। अगर हम बात करें, व्यक्तिक कार्यकर्ता को विषयगत और वस्तुगत विचार, भावना, समस्याओं तथा कठिनाइयों को समझने में मदद करता है ये व्यक्तिकरण का सिद्धांत। अब आप बताइए जरा कि व्यक्तिकरण के सिद्धांत में कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है?
व्यक्तिकरण के सिद्धांत में कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है, बताइए। सर वो सेवार्थी के क्या बोलते हैं, वो यूनिक गुण जो उस अलग से यूनिक उसको पहचानने की कोशिश करेगा। ओके, और देखिए, व्यक्तिक कार्यकर्ता में सेवार्थी के प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। व्यक्तिक कार्यकर्ता में परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने की योग्यता होनी चाहिए। व्यक्तिक कार्यकर्ता में सेवार्थी की भावनाओं को समझने की घोषणा होनी चाहिए। व्यक्तिक कार्यकर्ता को विभिन्न अभिनत तथा सर्वग्रह से मुक्त होना चाहिए। ये चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, यानी व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताइए। एक है स्वीकृति का सिद्धांत। इससे सवाल प्रश्न एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। स्वीकृति का सिद्धांत क्या कहता है आपको? समाजकार्य, ओके, समाजकार्य में स्वीकृति शब्द का उपयोग बृहद स्तर पर किया जाता है और प्रत्येक समाज कार्यकर्ता इस शब्द से महत्वपूर्ण या महत्व से अवगत है। और यह व्यक्तिक सेवा कार्य हो या सामाजिक समूह कार्य हो या सामुदायिक संगठन हो, उनमें जहां पर कार्यकर्ता की सफलता संबंध में या उस संबंध की प्रकृति पर निर्भर करती है। और स्वीकृति जो शब्द है वो अनेक अर्थ निकालता है। ये शब्द जो है अनेक अर्थ बताता है। एक अर्थ तो ये है, जब किसी वस्तु के संदर्भ में उपयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य प्राप्त करने से होता है, या आप कह सकते हो उपहार स्वीकार करने से होता है। तो यहां कहा गया कि इसका अर्थ यह है कि सेवार्थी जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में स्वीकार कर लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। परीक्षा में 2023 में ही यह सवाल आया हुआ था, पिछले ईयर, इसी साल में, है ना। तो जिस रूप में सेवार्थी उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, यस या नो? हाँ, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार उसके साथ उसके व्यवहार किया जाए और उसके संबंध में कोई राज्य बनाई जाए। कार्यकर्ता सेवार्थी दोनों को एक दूसरे को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। कार्यकर्ता को सेवार्थी की नैतिक और अनैतिक किसी भी स्थिति, ठीक है, किसी भी स्थिति का ध्यान रखने बिना उसे उसकी समस्या का समाधान में सहायता करनी चाहिए। एक विद्वान आए थे जिनका नाम था बर्था रेनॉल्ड सी। बर्था रेनॉल्ड, इन्होंने कहा कि जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा समझ लेते हैं, जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा समझ लेते हैं और मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं, तो सेवार्थी की स्वीकृति प्रदान हो जाती है। और ये बात सत्य भी है, ऐसा होना भी चाहिए कि सेवार्थी जिस रूप में है उसी रूप में आप उसे स्वीकार कर ले, है ना। ये बात आपका सत्य, ये स्वीकृति का सिद्धांत हो जाएगा। फिर एक आता है गोपनीयता का सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत ये बताने का प्रयास करता है कि सेवार्थी की जो सूचना है, जो सेवार्थी से आपने सूचना ली है, जो डेटा आपके पास आया है, उस डेटा को गोपनीय रखा जाए। मान लीजिए अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कि आपको और भी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए आप सेवार्थी से बातचीत करके ही
उसके डेटा को शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं। वो जो भी बातें बताता है आपको, आप उसकी बातों को गोपनीय रखें, अन्यथा आपको वो डेटा देगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। तो सेवार्थी की समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, जिन्हें वह पहचानता चाहता है कि गोपनीय रखा जाए। इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी जो भी बात कार्यकर्ता से करे या कार्यकर्ता को जो कुछ भी सेवार्थी के बारे में मालूम हो उसे कार्यकर्ता गोपनीय रखे। अगर ऐसी कोई बात आती है कि सेवार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उसे किसी अन्य विशेषज्ञ से साझा करना आवश्यक है, तो कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष या स्पष्ट कर देना चाहिए, अर्थात सेवार्थी की सहमति आवश्यक है। यदि सेवार्थी गोपनीयता के प्रति आश्वस्त नहीं होगा तो वह अपनी बात रखने के लिए भी संकोच करेगा। इसलिए जब भी कोई बात अगर आपको बतानी है या करनी है तो आप कर सकते हो, बता सकते हो, परंतु सेवार्थी से बातचीत करके, है ना। तो गोपनीयता का सिद्धांत में दो दृष्टिकोण देखे जाते हैं। एक दृष्टिकोण होता है व्यावसायिक आचार संहिता और दूसरा होता है व्यक्तिक सेवा कार्य। गोपनीयता के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक आचार्य संहिता होती है और एक केसवर्क होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत आता है। मतलब समाजकारी का प्रमुख सिद्धांत ये भी माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत। इससे भी पेपर में सवाल आया हुआ है, कई बार रिपीट हुए हैं। यह इस बात पर बल देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने लिए सबसे उपयुक्त चयन करने का अधिकार होता है। सेवार्थी की समस्या समाधान के प्रत्येक चरण में उसे आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार होता है और इस संदर्भ में कार्यकर्ता को सेवार्थी की सहायता करनी चाहिए, जिससे सेवार्थी उचित निर्णय ले सके और इससे सेवार्थी का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। तो एक प्रकार से आत्मनिर्णय का सिद्धांत यानी वो निर्णय स्वतः निर्णय ले सके। आत्म का मतलब होता है स्वयं, स्वतः वह निर्णय ले सके, वही आत्मनिर्णय के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी एमपी सेट में भी पूछा गया था इससे एक सवाल और यूजीसी नेट में भी ये सवाल आया हुआ था जून में, है ना। तो याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में भी यहां से प्रश्न तय है कि पूछा जाएगा। केवल कॉन्सेप्ट समझिए क्या चीज कह रहा है आत्मनिर्णय का सिद्धांत, है ना। नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत है ना? इसका मतलब है कि इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि कार्यकर्ता को सेवार्थी को देखकर उससे व्यक्तिगत और भावनात्मक लगाव ना हो रखना चाहिए। आपने एक शब्द सुना होगा अंतरण और एक शब्द सुना होगा प्रत्यंतरण, है ना। सेवार्थी जब अपने रिलेशन या अपने संबंधों को कार्यकर्ता में देखने लगता है तो वहां पे उसमें अंतरण आ जाता है कि ये हमारे पिता जैसे हैं, हमारे भाई जैसे हैं, ठीक है, वह अंतरण का पाठ होता है। वहीं प्रत्यंतरण में जब कार्यकर्ता सेवार्थी को सोचने लगता है कि सेवार्थी जैसे हमारे पिताजी लग रहे हैं, हमारे भाई जैसे लग रहा है, हमारा बेटे जैसे लग रहा है, वाइफ जैसा लग रहा है, माता जैसी लग रही है, तो ये कार्यकर्ता में ये चीजें आ जाती हैं। तो इसी को क्या करना है, नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत लागू करता है कि व्यक्तिगत और भावनात्मक लगाव नहीं रखना चाहिए, है ना। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, काम करते करते रहते हैं, 2-4 दिन करते हैं तो पूरी कहानी शेयर करने लगते हैं सेवार्थी से। कार्यकर्ता की बात बता रहा हूं, है ना। कार्यकर्ता भी क्या करने लगते हैं, सेवार्थी को पूरी स्टोरी अपनी बता देते हैं, है ना। क्योंकि कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति है, इससे उसे व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन संबंध स्थापन के दौरान करना चाहिए और यहां कार्यकर्ता को वस्तुनिष्ठ होने की आवश्यकता रहती है। व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना है, व्यक्ति पर बल नहीं देना है, वस्तुनिष्ठ होकर बात करना है, सार्वभौमिकता के रूप में आपको बात करना। और समाज कार्य वस्तुनिष्ठ पर ही आधारित है, ना कि व्यक्तिनिष्ठ पर आधारित है। व्यक्तिनिष्ठ की वजह से भेदभाव, पक्षपात वगैरह आ जाते हैं, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए समाज कार्य की प्रक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आत्म
निर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत है। बेसिकली सेवार्थी की बात अगर हम करें व्यक्तिक सेवा कार्य में या सामाजिक समूह कार्य में या सामुदायिक संगठन में, या एक विशेष गुण होता है। कार्यकर्ता अपनी प्रक्रिया में इसकी मनोवृत्ति को अपनाता है और इस मनोवृत्ति के आधार पर सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य या समूह कार्य या सामुदायिक संगठन जो है वो एक दर्शन है जो यह मानता है कि व्यक्ति की समस्या उत्पन्न करने में कोई दोष नहीं है, बल्कि अपराध नहीं है, बल्कि इसके लिए पारस्परिक उत्तरदायी होता है। इसके लिए परिस्थितियां क्या हो गई? उत्तरदायी हो गई और यह व्यक्ति की मनोवृत्ति स्तर, क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्यों को महत्व देने लगती है। तो निर्णय का मतलब यह बन गया कि व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उत्तरदायी या उसकी अज्ञानता को निश्चित करने से होता है। कहने का मतलब कि कार्यकर्ता सेवार्थी या उसकी समस्याओं देखकर कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, बल्कि तब तक कोई नतीजे पर तब तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि सेवार्थी की समस्या को या समस्या का सही ढंग से अध्ययन या निदान ना कर लिया जाए। यह सिद्धांत कार्यकर्ता को सेवार्थी के बारे में कोई भी अतार्किक और अवैज्ञानिक निर्णय लेने से रोकता है। इसीलिए कहा जाता है अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए स्वयं दोषी है और उसमें यह अपराधपूर्ण कार्य नहीं किया है, इसी आधार पर इसे दोषी ठहराया जाता है। तो अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हम किसी भी सेवार्थी को उसकी समस्याओं के लिए ना ही जिम्मेदार ठहराएं और ना ही उसे यह कहें कि वह स्वयं समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। आप बल्कि उसे बताएं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, परिस्थितियां विपरीत होने की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो अनिर्णायक मनोवृत्ति से कार्यकर्ता सेवार्थी को अपनी समस्या को अच्छी तरह से समझने और समाधान में उचित व्यावसायिक समाधान दे सकता है। और निर्णय देने का अर्थ सेवार्थी में प्रतिरोध पैदा करना और उसे साक्षात्कार में विमुख करना अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत बताता है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत ये भी है, इसलिए आप इसे भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 7 सिद्धांत है। जब हम इसे केस वर्क में देखते हैं तो नाम आता है रॉबर्ट फेलिक्स का, और रॉबर्ट फेलिक्स ने ये 7 सिद्धांत दिए थे सन 1957 में, 1957 में रॉबर्ट फेलिक्स ने कितने सिद्धांत दिए थे? 7 सिद्धांत दिए थे केस वर्क में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सोशल केस वर्क, रिलेशनशिप, सोशल केस वर्क, एक मिनट, क्या हुआ? रॉबर्ट फेलिक्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, रॉबर्ट फेलिक्स। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है ना? तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। मैंने आज आप लोगों से जो चर्चा किया है, समाज कार्य के अंग पर बात किया है, उसके बाद मैंने प्रणालियों पर बात की है, प्रणालियों के बाद मैंने आप लोगों से समाज कार्य के सिद्धांतों पर बात किया है। अब केवल एक पॉइंट बचा हुआ है, वो है प्रक्रिया और क्षेत्र। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बात कर लूंगा। ये एक प्रोसेस है और एक आपका विषय क्षेत्र बचा हुआ है। पहला पॉइंट आपका फिर कवर हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिए साथ साथ। और एक क्लास आपकी जो शाम की है 7 से 8, ये क्लासेस भी आप लोगों को बराबर लेना है। ठीक है, 7 to 8 वाली क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। 7-8 वाली क्लास प्लस में आपको जो आफ्टरनून वाली है 1 से लेकर 2 बजे वाली, ये भी दोनों क्लासेस यूजीसी नेट पर आधारित हैं। दोनों क्लासेस आपको लेना चाहिए पर डे। ठीक है, क्लासेस अब आप सबकी बराबर यानी रेगुलर चलेगी। मैंने पहले भी बता रखा था कि 14 तारीख से आप लोगों की क्लासेस सतत तरीके से चलेंगी और जितनी भी क्लासेस चलें, अगर आप लोगों को लिंक मिल रहा है तो आप जरूर उसको क्लासेस को ज्वाइन करें, बराबर क्लासेस को ज्वाइन करें।
और कंटेंट या पीडीएफ जो भी चीज अगर आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली आप लोगों को भेजूंगा। ग्रुप में मैंने बहुत बार भेज चुका हूं, कई बच्चों के पास वही पीडीएफ कई बार रिपीट हो चुकी हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में कि कहां से कौन सी पीडीएफ है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। समाजकारी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको पता भी है। एक यूजीसी नेट और पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जाम है, इनकी जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो चुकी हैं दोपहर 1 से 2 बजे, जो अभी हम लोगों ने इस क्लास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज ये डेमो क्लास थी, दूसरी डेमो क्लास थी ये। मैंने 2 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। अब क्लासेस प्राइवेट रहेंगी। अब क्लासेस जो बच्चे पेड कर रखे हैं उन्हीं लोगों को ये प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ भी, नोट्स भी, क्लासेस वीडियो का लिंक भी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो आप लोगों का पेड वाले बच्चों को ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। यदि आप यूजीसी नेट, पीएचडी, सोशल वर्क की अगर आप तैयारी, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस कॉमन है, इसलिए मैं एक ही साथ लेके चल रहा हूं। और आप लोगों को अगर इसकी ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर आप कॉल करके और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। फीस इसकी मात्र रखी गई है 3000 रुपए। 3000 रुपए में आप लोगों को सारे कंटेंट वगैरह भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर किस्तों में अगर आप फीस देना चाहते हैं तो आप किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। वो 3500 रुपए की किस्तों में बनेगी। पहली किस्त आपकी 2000 की बनेगी, दूसरी वाली जो किस्त बनेगी वो 1500 की बनेगी। ठीक है, आप किस्तों में भी प्रोवाइड फीस जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है।